अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अंतिम चरण के मुकाबले को बस कुछ घंटे शेष हैं और इन दिनों आपने देखा होगा कि चौथे चरण के बाद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल नैरेटिव जातियों पर आया और उसमें से भी ओबीसी कम्युनिटी, मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट ड्रिवेन हो गया पूरा का पूरा चुनाव, जिसमें आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि गैर यादव ओबीसी मतदाता और गैर जाटव शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता, आप देखें तो 13 सीटों पर जिनमें मुकाबला है उनमें से 7 सीटों पर एनडीए अलायंस के पास भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और 7 इनके पास भी हैं इंडिया अलायंस पे। तो अब आप समझें कि इस एरिया जहां पर चुनाव हो रहा है दरअसल ये ओबीसी ड्रिवेन और शेड्यूल्ड कास्ट ड्रिवेन कम्युनिटी का इलाका है और यहाँ का चुनाव पार्टियां नहीं बल्कि जातियां लड़ती हैं। आज चर्चा हम इन 13 सीटों की करने वाले हैं। बहन भाइयों, चौथे चरण के मुकाबले के बाद मुकाबले के वक्त तक ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में लगभग साफ थी कि यूपी में ज़बरदस्त जातीय राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और उस राजनीतिक संघर्ष का एक बड़ा पैमाना ओबीसी कम्युनिटी के रूप में सामने आया है। इन ओबीसी में अगर आप यादव कम्युनिटी को अलग कर दें जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, उनको अगर आप अलग करें तो इस ओबीसी कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं। इसमें कुर्मी हैं, मौर्य कुशवाहा हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, प्रजापति हैं, कुम्हार कम्युनिटी हैं, अदर वर्ग भी इसमें सम्मिलित हैं ओबीसी में। लेकिन ये जिनका 7 का मैंने जिक्र किया ये बहुतायत में है, मेजॉरिटी में है ये अपने क्षेत्र में। और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में जाटव बिरादरी को अलग करें तो नॉन जाटव्स का भी एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 55% के आसपास का उनके अपनी कम्युनिटी के वोट का को अगर 100% से मैं कंपेयर करता हूं तो 55 नॉन जाटव्स हैं, बल्कि कुछ इलाकों में 60% भी हैं। इधर थोड़ा जहां चुनाव है उधर एरिया में कम है, लेकिन बनारस में, चंदौली में, गाजीपुर में इधर जाटव कम्युनिटी ठीक ठाक है। ये कम्युनिटी बेसिकली बिलोंग करती है पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी को, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, अधिकतर हिस्सा उनके पास है। तो अब इस बार के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि बेसिकली ये इस बार का जातियों का गजब का राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और जब जातियां चुनाव लड़ती हैं तो अन्य मुद्दे बहुत ही गौड़ हो जाते हैं। अन्य मुद्दों से तात्पर्य चाहे वो अपोजिशन के मुद्दे हों और चाहे वो सत्ता पक्ष के मुद्दे हों, चाहे धर्म का मुद्दा हो और चाहे हिंदू या मुसलमान का मुद्दा हो, जातियां जब संघर्ष करती हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश का बेसिकली मंडल कमीशन के बाद के सिफारिशों के लागू होने के बाद का उत्तर प्रदेश और 2012 तक का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो आप कमोबेश यही स्थिति पाएंगे। जब चरम उभार था हिंदुत्व का 1992, उस वक्त भी जातियों ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी जातियां ही चुनाव लड़ रही हैं। मानेंगे नहीं लोग, तमाम लोग इस चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं और जातिगत बातें करना भी नैतिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कोई कितनी भी बात करे, यहाँ संगठन, अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, मंत्री तय करना हो, विधायक का टिकट देना, कुछ भी काम करना हो, सांसद का, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पहले देखी जाती है, वो है जाति। कठोर सच्चाई है, नैतिक रूप से गलत है, लेकिन युद्ध में कहाँ नैतिकता और कौन सा नियम, कोई नहीं पालन करता। यहाँ भी वही मुकाबला है। तो जातियाँ किसको वोट दे रही हैं? बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी पर बहुत बड़ा दांव लगाया है। अगर ये दांव सफल रहा तो बीजेपी के लिए बहुत झटका होगा और अगर सफल नहीं रहा तो समाजवादी पार्टी का ये अंतिम राजनीतिक प्रयोग होगा। जितनी बड़ी तादाद में इस कम्युनिटी को टिकट दिए गए हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने यादव कम्युनिटी और मुसलमानों को कम टिकट दिए हैं। उनके मुकाबले 11 टिकट दिए हैं कुर्मी बिरादरी को। मौर्य और कुशवाहों को भी उनकी प्रेजेंस से ज़्यादा टिकट, भागीदारी से ज़्यादा का टिकट है और यही काम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए हुआ है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही। बीजेपी के पास भी इस इलाके की 13 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट उतार रखे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो चिन्हित सीटें उस पर तो वो लड़ ही रहे हैं, 7 इधर दिया उन्होंने। तो बीजेपी भी उधर की रणनीति को ऐसा नहीं है कि अनजान बैठी हुई है, घनघोर समझ रहे हैं। और जितने भी जातिगत इक्वेशन भिड़ाने के लिए जितनी भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं सबको उस एरिया में मोबिलाइज कर दिया गया है
और इस बार 7वें चरण का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। तो इन ओबीसी कम्युनिटी ने क्या तय किया है? ओबीसी कम्युनिटीज मीन्स मैं इसमें से नान यादव और नान जाटव की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों का अपना क्लियर है, अपर कास्ट हिंदुओं का भी लगभग एक मसला क्लियर है। अब जिसकी जो बिरादरी मिलेगी, ब्राह्मण ब्राह्मण पे चढ़ जाएगा, ठाकुर राजपूत राजपूत पे जाएगा, और वो जा रहा है अधिकांश जगह पे। और ऐसा नहीं कि 100% जा रहा है, एक बड़ा चंक जाता है, लॉ एंड शेयर जिसको हम कहते हैं, वो हर जगह जाता दिख रहा है। और इस पर किसी का बहनों भाइयों कोई जोर नहीं है। लोग अपनी कम्युनिटी देख के बटन पहले दबा रहे हैं, और ये कठोर सच्चाई है। आज डिबेट में खुली चर्चा करेंगे कि ये जातिगत इक्वेशंस का इस चुनाव पर असर क्या है, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित कर रही है। आज की डिबेट का मुख्य सवाल यही है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति करने के नाम पर कहीं कहीं टिकट तो देती है, लेकिन जाति जनगणना का विरोध करती है, जाति आरक्षण का विरोध करती है, सामाजिक आरक्षण का विरोध करती है, संविधान का भी विरोध कर रही है। वो कह रही है कि 370 के पार लाइए, 400 के पार लाइए, हम संविधान चेंज कर देंगे जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर खूनी पंजा डाला है और उनके आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। इसलिए हमारा यह भी कर्तव्य है कि जनता को आगाह करें, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के रहते कोई भी ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर डाका नहीं डाल सकता। इन जिलों में आमतौर पर समाजवादी पार्टी का कभी कभी हमने प्रभाव देखा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाकर यहाँ के अधिकतर जो जाति के वर्ग हैं और समुदाय हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में कांटे का हो सकता है। और इनमें से 3 सीट ऐसी है, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज और सलेमपुर, जहां नान यादव ओबीसी आमने सामने हैं, उधर से भी इधर से भी। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, गौर से इस डिबेट को सुनिएगा। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ ओम गौड़ साहब मौजूद हैं, दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीनों से लगातार फील्ड में हैं। तो मैंने आज गौड़ साहब से रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ हमारे दर्शकों से अपने विचार, अपनी जानकारी और समझ को साझा करें। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लंबा रोड शो भी कवर किया है और पूर्वांचल के इस इलाके में वो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और वो बताएंगे कि पूरब के गोरखपुर जोन और बनारस जोन में क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ आप सब शामिल हुए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे, और मेरा ये प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि उसे ओबीसी केंद्रित राजनीति करनी है, क्योंकि आपने भी यहाँ कोई कमी नहीं की है और ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी चेहरों को आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका ओबीसी वोटर, ऐसा लगता है या होगा आपको कि उस पर कुछ सेंध लग रही है। नमस्कार ब्रजेश जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जहां तक की बात ओबीसी समाज की आती है या दलित समाज की आती है या आर्थिक रूप से पिछड़े समाज की आती है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समाज समरसता पर विश्वास रखती है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, एक गरीब का बेटा है, पिछड़े समाज से आता है और ईमानदार नेता है, जो आज जिसके पीछे पूरे भारत की जनता खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ओबीसी समाज के ऊपर जो सबसे बड़ा आक्रमण किया है वो कांग्रेस ने किया है और इंडिया अलायंस ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने की बात हुई है, जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण काट करके आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है, यह जो है बिल्कुल अस्वीकार है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही दिया हुआ है कि वह बहुसंख्यकवाद के खिलाफ काम करेंगे और जो है मुस्लिमों को पर्सनल लॉ की बात उन्होंने कही है। तो स्पष्ट रूप से यह एक जो अति पिछड़ों को जो अधिकार मिला है, जो दलितों का अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने और पुष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक उनको मान्यता दी है। यह उस पर एक गहरा आघात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण के हम पक्षधर हैं
और इस समय मेरे रहते कोई इस आरक्षण को छू नहीं सकता है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आएंगे तो उनका द्वारा जो लिखित संविधान ये है, जो वो भी मौसम इसमें की समय हीट परिवर्तन वेव नहीं चल कर रही है, क्या आप लोगों के लिए ओबीसी और एससी कम्युनिटी में भी यही वाली हीट वेव चल रही है या फिर ठीक है? देखिए ब्रजेश जी, देश की जनता बहुत ही समझदार है और उसकी समझदारी पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं वो बड़ी मतलब उन्हीं के लिए घातक होता है, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलता है। आज वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण ये है कि गरीब का बेटा ईमानदारी से गरीबों के प्रति समर्पित होकर के देश को ऊंचाई पे ले जा रहा है, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था कर रहा है। 80 करोड़ घरों में जो है इस समय अनाज जा रहा है। 4 करोड़ घरों को हमने जो है महिलाओं को उसका मालिक बनाया। 3 करोड़ घर हम 5 साल में और बनाने वाले हैं। हम 50 करोड़ गरीबों को उनके स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं। उनको जो है धन्यवाद आलोक जी, दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का इलाज कर सकते हैं। तो हमारी सरकार गरीब गुरबों को समर्पित है, साथ ही साथ देश के प्रति समर्पित है और देश को विश्व में एक बड़ा स्थान देने के लिए भारत के नेता नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान, वो वाले नहीं आजम खान, वो तो जेल में हैं। ये नए वाले आजम खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक गए, एक समाजवादी पार्टी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। स्वागत आपका आजम भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ओबीसी वोटों को साधने के लिए इस बार आप जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कुर्मी बिरादरी और कुशवाहा बिरादरी के साथ कर रहे हैं, पहले के कई एक्सपेरिमेंट आपके नाकाम हुए हैं, अगर ये नाकाम हुआ तो अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, ये अंतिम राजनीतिक प्रयोग है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने शुरू में ही कहा था कि वो पीडीए की अवधारणा से काम करेंगे। उसी पीडीए की अवधारणा के तहत ही इस बार हम लोगों ने टिकट बांटे हैं। इवन हम लोगों ने इस जो आप 13 सीटें होने जा रही हैं उसमें हमने 3 सीट हमने दिया है बिंद समाज और निषाद और ऐसे लोगों को, यानी हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मी समाज को ही साधने की कोशिश किया, हमने निषाद बिंद मल्लाह समाज को भी साधने की कोशिश किया और राजभर उमाशंकर राजभर भी हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के अभी मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर में जैसे बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं तो हम लोगों ने ज़मीन पे देखा है कि हमें मौर्य और कुशवाहा समाज का वोट 90% वोट मिल रहा है, यानी जो जातियां जहां लड़ रही हैं। अरे कैसे दे देगा भाई, केशव मौर्य उनके साथ हैं, स्वामी मौर्य प्रसाद मौर्य आपके साथ हैं नहीं, क्या बाबू सिंह के नाम पे वोट मिल जाएगा? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना सर। मैं जिस गांव में था वहां भी मौर्य लोगों ने कहा कि सर हम लोग पूरा वोट इस बार दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें बहुत दिनों बाद हमें अपने बिरादरी का नेता मिला है जो जिसको हम सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात जौनपुर में हमें मिल रही है देखने को कि यादव, मुस्लिम और अन्य लोगों के साथ साथ इवन दलितों ने सर हम लोगों से कहा कि इस बार हमें संविधान बचाने के लिए वोट देना है, ना कि किसी और चीज के लिए। ये बात नॉन जाटव्स पे लागू हो रही है? नहीं, जाटोस भी कुछ दिए हैं, जाटो कम्युनिटी दी है वोट? बिल्कुल, जाटो कम्युनिटी ने भी कुछ वोट दिया है इस बात के लिए कि सिर्फ संविधान और आरक्षण बचाए रखने के लिए दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मतलब ये डर फैला के आपने उनका वोट लेने को? नहीं, डर फैला के नहीं लिए, ये हकीकत अच्छा, है। ये तो सब जानते हैं, ऐसा तो है नहीं, हिम्मत ही नहीं बीजेपी वालों की ये आरक्षण पे हाथ लगाए। लेकिन ये एक चीज है कि क्रेडिट आपको ये है कि आपने मजबूती से डर फैला रखा है। नहीं, डर नहीं फैला, डर तो ये फैला भाई सही बात नहीं, डर तो सर ये फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डर ये फैलाते हैं। आप बताइए सर, जो बहुसंख्यक बड़ा वाला डर ले 80-82% बहुसंख्यक को ये कहते हैं कि वो खतरे में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि 82% को खतरे में है, जो 13-14% है उससे खतरा। थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी का बताइए। मैं देखता हूँ लाइन लगा के तो लंबी वोटिंग हो रही है। यकीनन कई बूथ तो मैंने देखे जहां 80% वोट डाल रही है आपकी कम्युनिटी। बिल्कुल सर, यकीनन इंडिया ब्लॉक के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है, इंटैक्ट है, उसे बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है माइनॉरिटीज को जहां तक सवाल है। और क्यों बसपा ने जहां मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं वो तो जाएंगे? नहीं, वो ये मानते हैं कि बसपा का मुसलमान जीत नहीं रहा है। ये भी आप ही फैलाए हो? नहीं, हम नहीं फैलाए, ये वो मानते हैं। ये भी आप ही फैलाए हो? नहीं, वो ये मानते हैं। और ये आप सर, ये आप सीनियर हैं, आप जानते हैं कि मुस्लिम्स का मानना है कि विनिंग कैंडिडेट उनकी एक चॉइस होती है कि जो जीत रहा है उनके साथ। अच्छा, ये कौन सी मशीन लाए हो कि आपका जल्दी से फैल जा रहा है? इस बार बीजेपी वाले को नहीं फैल रहा है? ये तो कोई मशीन है? नहीं, ये बीजेपी की इस चुनाव में जो प्रोपेगेंडा की राजनीति उसका खुलासा हो चुका है। अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, अब हकीकत चलेगी। नहीं, अब हकीकत चलेगी। थैंक यू। ये हकीकत है, धन्यवाद। संविधान और आरक्षण खतरे में है सर।
किसने कह दिया खतरे में? हम लोग कह रहे हैं, क्यों विपक्ष प्राइम कह रहा है मिनिस्टर ने इसलिए बोला, खतरे। आपको समझ में नहीं आया? तो प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी सर बोला है कि जब जिस दिन मैं हिंदू कोई और डिबेट मुसलमान- ऐसी जाती, जैसे ये लोग जय समाजवाद बोलते हैं ना अंत में, तो इन्होंने एक बना लिया कि इसी बात से शुरू करना है और इसी बात पे खत्म करना है। एक बात में बस एक ये सेकंड स्ट्रेटजी में- है इन लोगों की। ऑलराइट, मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इधर भी आपकी पार्टी जैसे आप महाराजगंज लड़ रहे हैं, आप देवरिया की सीट लड़ रही हैं, आप वाराणसी की सीट पे भी लड़ रही हैं, इस बार क्या आपके फोकस में भी वही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कि राहुल गांधी जी लगातार कहते चले आ रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना करना चाहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से होनी चाहिए, उसके बाद ही पता लग सकता है कि किन लोगों को कितनी ज़रूरत है और उसके हिसाब से जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। हकीकत ये है कि आज इस देश में जो बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल 1% लोग हैं जो रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास देश की 50% संपत्ति है, और जो 50% लोग हैं जो कहना चाहिए कि आम आदमी है, उनके पास देश की 3% संपत्ति है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है जिसके हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये तो पता चले कि कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा के बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कौन लोग हैं किस तरह से सामाजिक उनका जीवन जी रहे हैं। तो ये इस बात पर भारतीय जनता पार्टी आज तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई है। कांग्रेस तो कभी कहती थी हम जाति की राजनीति करते नहीं है, हम तो सबकी राजनीति करते हैं। देखिए- और मैंने जो कांग्रेस का एजेंडा देखा, कांग्रेस का घोषणा पत्र और जो कैंपेन की स्टाइल राहुल गांधी की देखी और प्रियंका जी की भी देखी, मैंने ये महसूस किया कि आप लोग कंप्लीट जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये देश, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातियों में बटा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सच्चाई है। सकते। और हकीकत ये कुछ लोग आज भी सिस्टम से बाहर हैं, जिनको प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, वो उस कहीं जो विकास की एक दौड़ है उसमें लोग आज भी पीछे रह तो भैया गए। 60 साल तो आप ही हुकूमत किए हैं, ये आपको कब समझ में आया? जब मोदी जी आए? 60 साल में भी ये तो जब 10 हमने साल राज किए फूड सिक्योरिटी तब मैडम बिल को तो हम पता लेके चला आए ना कि सर। ये सब पीछे छूट गए हैं। फूड सिक्योरिटी तो आप ही ने तो छोड़ा किसके लिए पीछे लेके आए? उनको। शिक्षा का अधिकार हमने दिया तो किसके लिए दिया? मनरेगा अगर हम लेके आए तो किसके लिए ले आए? और आज भी हम कहते हैं कि खटाखट अगर आपके अकाउंट में 8,500 रुपए आएंगे तो वो कांग्रेस ही देगी। मेरे कहा आने वाले और फटाफट जो है नौकरियां मिलेंगी तो वो कौन देगी? कांग्रेस पार्टी देगी। और झटाझट जो 10 किलो राशन मिलेगा वो कौन देगा? कांग्रेस पार्टी देगी। तो वो तो 5 दे रहे थे, फिर क्यों उनका इल्जाम लगाते हो कि वो 5 किलो दे रहे हैं? आप तो 10 का थैला लिए बैठे हो। हम 10 का थैला लेके बैठे हैं और हम कह रहे हैं थैला कि ही 10 तो है। करोड़ लोग और ऐड होने चाहिए इसमें, ये उनका अधिकार है। और उसमें दाल भी होनी चाहिए और उसमें तेल भी होना चाहिए। सिर्फ जो तो है फिर ना, बीजेपी की बाजरे से आलोचना काम क्यों नहीं करते हो कि ये चलेगा। 5 किलो राशन पे सबका वोट ले रहे हैं? आप तो देखिए- 10 किलो लाए हो। देखिए, हम हमेशा आप भी से तो वैसी रास्ते पे हो जिसपे आलोक नहीं, अवस्थी नहीं, हैं। हम उनके रास्ते पे नहीं आप है। डिफरेंट कैसे हो ना फिर? ना ना ना, हम उनके रास्ते पे नहीं, वो हमारे रास्ते पर हैं। क्यों हम 5 फूड किलो वो दे सिक्योरिटी रहे हैं, बिल 10 का लेके आए। थैला आप लाए हो? हम फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए जिसके अंतर्गत आज लोगों को अधिकार मिला है भोजन का, कोई भी भूखा नहीं रह सकता। हम लेकर आए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए पोषण आहार होना चाहिए। आप बताइए कि क्या हालत बना दी इन्होंने थैंक यू कुपोषण। मैडम, शुक्रिया। मैं ओम गौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं, दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और फील्ड में काफ़ी कुछ जा रहे हैं। गौड़ साहब, शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि पूर्वांचल के इस इलाके में और स्पेशली ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच किस तरह की विचारधारा उत्पन्न हुई है, वोटिंग पैटर्न क्या है, वोटिंग बिहेवियर क्या है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं? नमस्कार विजय जी। एक बड़ा फैक्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पूरी जो 13 सीटें हैं ये पूरी तरह से जातिवाद में उलझ के रह गई है। ये पूरा इलाका जो सपा ने भी जो कार्ड खेला है यहाँ पे कि वहां यादव बाहुल्य जो सीटें थी वहां भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को उतारा, ये भी उनका एक जातिगत कार्ड है। मजेदार बात यह है इसमें कि आप देखेंगे कि इन 13 में से 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां खुद प्राइम मिनिस्टर गए हैं। मतलब आज इसका महत्व समझ सकते हैं कि 13 सीटें भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और बाकी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वाराणसी, गोरखपुर सीटें भी ऐसी हैं कि जहां भारी संघर्ष चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जातिगत एंगल अपनी जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो निषाद हो, मल्ला हो, राजभर हो, कुशवाहा हो, तमाम तरह की जातियां हैं यहाँ पे। लेकिन इन इलाके में जो यादव बाहुल्य सीटों पर दूसरी जातियों के कैंडिडेट उतारने का, जैसा कि आपने बताया था, अगर ये सपा का फॉर्मूला ठीक बैठ गया तो ठीक है, वरना ये आखिरी दाव है। ये बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल नजर आता है। सर मुझे आप देखा बताओ जा कि इस सकता है। इलाके में देखिए, अब जब जाति की बात हो रही है तो खुल के बात हो ही जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी के सबसे बड़े सेनापति, बल्कि कई एक युद्ध उनके दम पर लड़ा जा रहा है। तो जब राजा खुद ही आ गया है तलवार लेके और उनकी भी कम्युनिटी ओबीसी है, तो बताइए इनके वाले ओबीसी कहाँ टिकेंगे? नहीं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि सपा भी ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कोई वहां कोई चल रहा है कि वो कोई कह दे कि मैं तो ये 4 सीटें जीत रहा हूँ, वो नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला खड़ा कर दिया है और खास तौर पर आप देखें योगी जी तो मेरे ख्याल से लगभग सारी सीटों पे गए होंगे। अखिलेश ने भी पूरी ताकत लगाई है। तो ये जो जातिगत गणित है इस इलाके में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बनिस्पत दूसरे यूपी से। अब मुझे 2-3-4 चीजें फटाफट सर आपसे ये जानना, देखिए अब देखिए फटाफट भी जानना है। बिल्कुल निकल गए, कुछ चीजें आ जाती हैं, अब क्या कर रहे हैं, दिन भर तो न्यूज में रहते हैं, वही सुनते रहते हैं। अच्छा गौर साहब, कुर्मी बिरादरी जिस पर मेरा बड़ा खास कंसर्न है, इनका वोटिंग पैटर्न क्या मानते हो आप? कुशवाहा कम्युनिटी, राजभर और निषाद बिंद जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, इसको अपन मानते, मैं ये मान के चलता हूं कि कुर्मी, राजभर और कुशवाहा इनका पैटर्न आमतौर पर बीजेपी के साथ रहता है और इस बार भी हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। सपा ने कोशिश की जरूर है कि ये इनको बदला जाए, लेकिन इनके पास उस लाइक कोई चेहरा नहीं है तो जो इनको अपनी तरफ मोड़ सके। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और आपको दिखेगा नतीजों में। आप मुझे बताओ कि सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये क्लैरिटी दो आप, बीजेपी का कौन कौन सा मुद्दा चला मार्केट में चुनाव में, और अपोजिशन का कौन कौन सा मुद्दा चढ़ा? हाँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी का जो धर्म का मुद्दा था वो मेरे ख्याल से नहीं चला, कुछ नहीं चला। हाँ, ये बात सही है कि इस इलाके में महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है। आप पहली बार मैं इस चुनाव में देख रहा हूं कि जो हमेशा मतदाता खामोश रहता था इस बार थोड़ा सा वोकल होकर बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपना कमेंट डाल रहा है। और आपके रिपोर्टर भी जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आदमी खुल के बता रहा है, अगर वो बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की बात कर रहा है, कांग्रेस के साथ है तो वो कांग्रेस के बता रहा है, सपा के साथ है तो सपा की बात कर रहा है। ये इस चुनाव का एक अलग टेस्ट है। दूसरी बात जो मेरा एक है कि मैं इस चुनाव को अगर अदृश्य कहूं तो वो कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। क्यों कि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे बसपा का है। अगर यहाँ बसपा ने परफॉर्म नहीं किया जी तो सीधा सपा को फायदा है। परफॉर्म से आपका ताल्लुक क्या है? परफॉर्म से ताल्लुक बीएसपी के आपका जाटो यानी सजाती वोट है बहन जी वाला है, हाँ, या अदर वोट आप देख रहे हो? जातिगत वोटर्स जो भी उसको जातिगत वोटर जाटो वगैरह जो वोट मिलते थे उसको, जो उसकी जो पार्टी पावर में थी तब वो वोट मिला, तब तो सपा के लिए बहुत खतरनाक है ये कि सपा को बिल्कुल बहुत भारी नुकसान होगा और वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। देखो सर, मुझे इस बात का डाउट है कि मायावती से कोई उनका सजाती वोट छीन पाए अभी, मुझे ऐसा, क्या आप मानते हो? पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये मानते हैं ठीक है 10-20% इधर उधर हो सकता है, पर लॉ एंड शेयर मायावती के ही पास होगा। 20% भी बहुत बड़े मायने रखता है। इस चुनाव में 20% वोटों का इधर से उधर हो जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ एक एक वोट की लड़ाई है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के धर्म के कार्ड के सामने ही ये जो इंडी गठबंधन है ये जातिगत कार्ड लेके आए। ये जातिगत गणना, ये गणना, वो गणना, ये धर्म के मुकाबले कार्ड खड़ा किया है। ये चला या नहीं चला? चलता है, चला या नहीं चला? ये अभी ये तो नतीजों से ही पता चलेगा। ये चला नहीं चला ये नतीजों से मालूम पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये चुनाव में ये 13 सीटें हैं। ये 13 सीटें बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों से बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे बिल्कुल साफ, बिल्कुल आपको लगेगा कि कई बार लगता है कि इसने टिकट गलत दे दिया या इसने सही दे दिया, या यादव बाहुल्य सीटों में दूसरे कैंडिडेट ये कास्ट डोमिनेटेड एरिया है। अब जैसे गोरखपुर रीजन आप देखें ब्राह्मण डोमिनेटेड है। हाँ, तो वहां से बीजेपी ने क्या किया? गोरखपुर से प्रत्याशी ब्राह्मण, कुशीनगर से, देवरिया से, 4 में से 3 सीट तो वहां दे ही रखी है। हाँ, लेकिन गोरखपुर में निषाद वोटरों की संख्या भी अच्छी है। हाँ, तो क्या काजल निषाद को वोट देंगे निषाद, या फिर संजय निषाद के साथ वो बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं गया था, योगी जी के साथ जाएंगे। काजल निषाद को कमजोर कैंडिडेट माना जाता है। ओके, कि काजल निषाद रवि किशन के सामने कमजोर कैंडिडेट माना जाता है।
और दूसरा वहां पे जो योगी जी का जो वो है पूरा प्रभाव वो रवि किशन के साथ। अब एक लाइन में आप बताइए, प्रधानमंत्री का मार्जिन बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या घटेगा? प्रधानमंत्री का मार्जिन बढ़ेगा। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। नावेद शिको मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। नावेद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये जो ओबीसी कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न और उनके पॉलिटिकल बिहेवियर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी, आपका क्या मत है कि इस बार इस कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न क्या है? नहीं ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव शुरू होने से पहले हम ये सब बातें ही नहीं कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? 400 पार। हम ये क्या बात कर रहे थे? राम मंदिर का असर दिखाई देगा। हम क्या बुलडोजर की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से उसका फायदा होगा, केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे थे। और हम ये मान के चल रहे थे कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मोदी प्रधानमंत्री। जब वोटिंग शुरू हुई उसके बाद कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पहला राउंड या दूसरा राउंड? पहला राउंड और दूसरा राउंड थोड़ा थोड़ा करके, पहले राउंड में थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में वो बढ़ता गया। ये दिखा असल में ताकत भारतीय जनता पार्टी की क्या है? ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये ताकत हमेशा रही है। ये एक ठूठ है, ये एक तना है। पत्ते जो शाखाएं थी वो यही थे, गैर यादव, पिछड़े और दलित, और यही सरकारें बनाते रहे। दरअसल हुआ क्या कि 10 साल के बाद थोड़ा सा उसके मन में कुछ आया। क्या आया, क्यों आया? वो सब देखिए एक पूरा पैकेज है, संविधान, जाति, जनगणना और रिजर्वेशन। ये जो हुआ क्या कि 10 साल जो बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको कुछ दिखाई देने लगा। जैसे हम लोग को याद है, जब हम लोग की नौकरी का समय था तो हम लोग SC ST लिखा होता था हर नौकरी के फॉर्म पे, नौकरियां नहीं आ रही हैं। होता क्या था कि पिछड़ों और दलितों के एक खानदान में एक की नौकरी लग जाती थी तो पूरा खानदान खुश हो जाता था और कहीं ना कहीं उसका सहारा हो जाता था। 10 साल देखिए, आपने जो बात कही, क्या जॉब्स इशू है? नहीं, जॉब इशू है, रोजी रोटी का इशू है, ये सब कनेक्ट है। संविधान से शुरू होता है, जातिगत जनगणना पे आता है, आरक्षण पे आता है और निजीकरण पे आता है। ये सारी चीजें जो है वो घर की गृहस्थी से आ जाती हैं, जेब में आ जाती हैं, बच्चों की फीस में आ जाती है। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसको ये लगने लगा कि 10 साल हमें भागीदारी सत्ता में मिली, हमारे सबसे ज्यादा सांसद, हमारी जाति का प्रधानमंत्री। तो बीजेपी ने क्या काउंटर किया? इनके पास काउंटर स्ट्रेटजी नहीं, उन्होंने जो काउंटर किया वो जो क्या वो दिखा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो आपकी जाति का है, पिछड़ी जाति का है, वो दिखा रहे हैं कि हमने भागीदारी दी, वो दिखा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं। तो भैया कुर्मी लाए हो, कुशवाहा लाए हो, राजभर लाए हो, निषाद लाए हो, दोनों देखिए, इससे तो वो भी अपना लेके आए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सब अपने अपने साथ में एक मजबूती से ला रहे हैं। कोई कैंडिडेट ज्यादा खड़ी कर रहा है, कोई भाषण ज्यादा पिछड़ों की कर रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि 10 साल के अंदर कुछ कमी पेशी रह गई नौकरियों की। देखिए, 5 किलो अनाज से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। जो आपने प्रियंका जी से सवाल किया था वो मैं दूसरे नजरिए से समझता हूं। ये कांग्रेस के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 10 साल में इतनी गरीबी आपने दे दी कि आपको राशन देना पड़ रहा है और 10 साल के बाद अगर हमारी सरकार आएगी तो हमें गरीब हिंदुस्तान मिलेगा। अरे तो कितना प्रॉमिस कर देंगे? अभी तो 5 किलो राशन पे ही अर्थव्यवस्था पे इतना बड़ा भार है। नहीं, और अगर ये सत्ता में आए तो करें हम 10 किलो मैं आपके विषय पर बस 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मुख्य बात जो है, जो हमें वोटिंग पैटर्न होता क्या था कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी ताकत पिछड़ा और दलित रहा और वो मुखर होके सामने आता था। दरअसल जो नया नया किसी परिवार के साथ जुड़ता है वो मुखर होके सामने, वोटिंग पैटर्न में वो नजर आता था, वो गमछा डालता था, दलित और पिछड़ा ही होता था। मैं वोट दे रहा हूं, वोट देना है, सबका साथ सबका। वो हमें फील्ड में वो दीवानगी जब नहीं दिखाई दी, इस बार वो लिंक मिसिंग है आपकी। वो मिसिंग हुई तो मुझे नहीं, सारे लोगों को लगने लगा कि अब 400 की बात मत करिए, अब लहर की बात मत करिए। ये सब तभी नजर आया जब हमें पिछड़ा और दलित मुखर होकर भाजपा का दीवानगी नहीं दिखा तो पाया। आपके मुताबिक ये जो कुछ भी गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न है, ये जमीन पे बदलाव का मुख्य कारण यही मानते हैं? थोड़ा सा बदलाव कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में आ रही है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत अगर फिसला है तो ये कहीं ना कहीं अति अपेक्षाएं, ये मार्जिन को प्रभावित करे। हाँ, अति अपेक्षाएं जो थी वो पूरी नहीं। ऑलराइट, मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन दिनों उधर ही ट्रेवल कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी आज मुख्यमंत्री जी का भी इंटरव्यू किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद आपको क्या लगा, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं
और उन्होंने तो 200 से ज़्यादा सभाएं की, रैलियां की। आपका उनसे बात करने के बाद आपके क्या पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप हुए ये, और विशेष तौर पर जो जिक्र हम लोग आज डिबेट में ओबीसी बिरादरी के, गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर बात कर रहे हैं, आपने फील्ड में क्या महसूस किया? ब्रजेश जी, ये जो गोरखपुर का इलाका है ये योगी के प्रभाव का इलाका है। वो मुख्यमंत्री है, वो पूरे प्रदेश में भाजपा के एक बड़े नेता हैं, लेकिन जब गोरखपुर मंडल में आते हैं तो योगी का नाम चलता है। पूरे देश में मोदी का इफेक्ट है, लेकिन गोरखपुर का जो इलाका है जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, यहाँ पर योगी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। अपने जाति के जो बात आती है, खासतौर से गैर यादव ओबीसी की बात आती है, तो गोरखपुर में योगी उस पर हावी हैं। लेकिन काजल निषाद जैसे गोरखपुर में लड़ रही हैं तो निषाद अपनी जात के साथ यहाँ वोट देने को तैयार है। वहीं प्रवीण निषाद को, संजय निषाद को वो संत कबीर नगर में कमल के फूल पर देने को तैयार है। इस बार के चुनाव में आप ये बात महसूस करेंगे कि अखिलेश यादव ने 13 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया। जहां टिकट मिला, संगम लाल को भाजपा ने टिकट दिया तो वहां पर भी पटेल को टिकट दिया। प्रतापगढ़ में आपने देखा होगा सपा ने। जहां टिकट मिला वहां पर लंबा खेल हो गया और वहां पर वो कम्युनिटी गई तो एक अखिलेश यादव के साथ एक ये फायदा हुआ कि यादव और मुसलमान की भरपूर मात्रा के साथ एक अदर बिरादरी का वोट वो खींचे। भाजपा के पास तो देखिए सवर्ण वोटों की भरमार हमेशा रही और योगी के आने के बाद से माना जाता है कि ठाकुर समाज योगी के साथ है, ब्राह्मण बहुत हद तक भाजपा के साथ रहता है, बनिया रहता ही है, अग्रवाल समाज, ओबीसी में मौर्य, कुशवाहा और तमाम सारे लोग मोदी के नाम पर आए। 2024 में आज हम खड़े हैं तो यहाँ पर एक अंतर जो दिखता है कि या तो भाजपा की मनमानी या उनकी चूक, जो ये बार बार प्रत्याशी रिपीट किए, उसकी नाराजगी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखिए तो बाकी चीजें सामान्य हैं। दांव पेच समाजवादी पार्टी ने भी तगड़ा किया है, इंडिया गठबंधन ने भी, और उनकी सभाओं में इसीलिए भीड़ भी आती है। तो ये जो नुकसान प्रत्याशी न बदलने का है वो भी बीजेपी को एक तरह से है, इस बात को लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण की मायावती को कहते हैं, आप कहते हैं बार बार कि उनका शेयर इंटैक्ट रहेगा, उनके वोटर इंटैक्ट रहेंगे। जब इतना बड़ा आरक्षण के बवाल मच गया, अंबेडकर आ गए कि संविधान खतरे में है, हल्ला मचा दिया गांव-गांव विपक्ष ने, तो मायावती कितने % वोट बैंक पे इस चुनाव में रुकेंगी वो खुद ही आकलन नहीं कर सकती। मायावती को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह इस चुनाव में नहीं दिखता है जी। बहुत बड़ी संख्या जो दलित समाज की है वो भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ सकती है। और अगर सपा को दलित देने में असहजता महसूस करता है तो कांग्रेस को दे देगा कई जगह, वहां उसको उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये भी हो जाए। अब बात आती है पुत्र मोह की। एक छड़ी पे पुत्र मोह फंसा है और एक मछली वाले पुत्र मोह में फंसे हैं। एक संत कबीर नगर में है, एक घोसी में है, और लीडर और लोडर बनाने की उनकी एक कहानी भी है, वो भी आप जानते हैं। अच्छा, आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने मुंह बंद रखा है, होगा? कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। अब किसी ने समझा दिया है कि बोलोगे तो कांड होगा, किसी से बात नहीं कर। पुराना वीडियो सब बाहर आ जा रहा है ना, पुराना वाला। अब एक आई मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, वो भी केंद्रीय मंत्री रही 2 बार, और भाजपा के उन्होंने क्षत्रिय समाज का काफी नाराजगी फैला दी। तो जो भाजपा से लोग नाराज नहीं थे वो अनुप्रिया से नाराज हो गए। इस चुनाव में ओबीसी को, इस फैक्टर को कुछ अलग अलग सीटों पर
अलग अलग फैक्टर से जूझना पड़ेगा। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब आप इसको संपूर्णता के तौर पर विपक्ष की ताकत को देखते हैं कि 10 साल हो गया। तो ये चीज आप महसूस करते हैं वीरेन जी कि ये अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत बड़ा एसिड टेस्ट होने जा रहा है? इस चुनाव में उनके दमखम की परीक्षा होगी कि जिस बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखती हैं कुर्मी उनके साथ हैं या नहीं, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, रॉबर्ट्सगंज हो, या फिर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कुर्मी वोट दिलाना, ये उनके लिए एसिड टेस्ट है? बिल्कुल है। ये वो केंद्रीय मंत्री रही है 2 बार, इस बार उनके सियासत का बहुत टर्निंग पॉइंट है। और ये पंगा अगर राजा भैया से उनका ना हुआ होता तो वो आसानी से चुनाव जीतती, लेकिन बीजेपी के मूल वोट को नाराज करके वो अपने लिए उन्होंने एक मुसीबत खड़ी की है। देखिए, समय की एक चक्की है, जब वो चलती है तो समाज में चाहे बंटवारे की बात करो चाहे जितना करो, वो ऐसा बारीक पीस देती है कि पता नहीं लगता है आपको कि जमीन कब खिसक गई। तो कुछ लोगों के साथ ये स्थिति भी आएगी, लेकिन ये जरूर है कि आज के दौर में 2-4 दिन का चुनाव बचा है। राशन वाली बात लोग भूल गए हैं, मुर्गा मछली पे चल रहा है मामला। 4 दिन बाद फिर राशन, घी, नून, तेल की बात याद आएगी लोगों को। वैसे जहां चुनाव हो गया, सर ब्रजेश जी, एक समस्या इधर पूर्वांचल में यह आ गई कि पूरे प्रदेश और दिल्ली तक के नेता इस 8-10 जिले में जुटा हुआ है। कहीं पर पैटर्न चल रहा है चुनावी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहां चुनाव खत्म हो गया वो भी यहाँ चुनाव लड़ाने चले आए, रजिस्टर में नाम लिखा लो, मतलब ये कि हाजिरी लिखा दो। तो जितना वोटर, हाँ, जितना लीडर उतने लोडर, वो उतना उससे ज्यादा लोडर घूम रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये चुनाव जातीय आधार पर चुनाव है। अखिलेश यादव ने सीधी टक्कर दी है भाजपा को, ये भी सब लोग मानते हैं। और लोग हम लोगों से पूछते हैं कितना सीट आ रही है। अब हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 60 सीट कहें भाजपा जीत रही, 20 सीट कहें विपक्ष जीत रही, तो बीजेपी को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कि चलो पत्रकार जो है विरोध भी नहीं कर रहा है और 2 या 4 सीट कम कर रहा है। पिछली बार 64 थी सहयोगियों के साथ, और सपा भी खुश हो जाएगी। इतना साइड में कटवा लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 कटवा लेंगे। जिस तरह का चुनाव हुआ 1-2 कट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब बड़ी स्थितियां रहती जी। हाँ, ये वही बात मैं बता रहा हूँ। वैसे चुनाव चल रहा है तो एक आदमी नाला में गिर गया रहा, तो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नाला में कैसे गिर गए थे, इतना शराब पी लिया कि तुमको नाला नहीं दिखाई पड़ा? तो कहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम रोड पे चल रहे थे तो गटर का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, हमें लगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग में गोलवा बनावत रहे कोरोना काल में ये हुआ है, बस हम पैर रखे सीधा गटर में चला गए, वहीं टूट गया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो गोला है अभी 3 दिन नशा सवार रखेगा, फिर देखिएगा। जी जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। जी, एक बहुत मशहूर साहित्यकार हैं डॉक्टर हरिओम पंवार, उन्होंने लिखा है कि भूख का निदान झूठे वादों में नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में नहीं है, भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला धर्म है और गरीबी का देखभाल करना सिंहासन का पहला कर्म है। तो पाँव के छालों को देखो, कांटों की बात न पूछो, और बंजर धरती की पीड़ा जानो, कैसे हुई बरसात न पूछो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पॉलिटिकल फीडबैक ऑब्जर्वेशन ग्राउंड जीरो से हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का अगला चरण प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, पहले राउंड का लब्बो लुआब ये है कि देखिए जातिवाद तो चरम पर है और बीजेपी के पास इसकी कोई बहुत सॉलिड काट नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड, बहुत ही क्रेडिबल फेस है जिनके दम पर आप आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के धुरी है। धुरी इसलिए कहूंगा कि उस व्यक्ति ने
10 वर्षों में एक दिन भी विश्राम नहीं लिया, 24 घंटे में से 18 घंटे काम किया, लगातार जो है जनता की सेवा में तत्पर रहे। बाकी नेता आप देखते थे छुट्टियां मनाने विदेश में घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जो कि 4 जून के बाद उनको फिर से वही काम करना पड़ेगा। आप इसको एक देश को समग्र रूप से थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। 10 साल के अंदर 44 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है। 2004 में देश जो है 11वें स्थान पर था विश्व में, उसके बाद मोदी जी की सरकार आने के बाद 5वें स्थान पर पहुंचा है। आज जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इससे लगता है कि देश में औद्योगिकरण, रोजगार बढ़ा है। ईपीएफओ के आंकड़े देखेंगे तो 18 करोड़ का ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है 10 साल में जो है 18 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप तो कहते थे कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर के हम जो है उनको नकारा बना रहे हैं और वो आलसी हो जाएंगे, तो फिर चौथे चरण के चुनाव के बाद अब कांग्रेस को कैसे जरूरत पड़ गई 10 किलो अनाज देने की घोषणा करनी पड़ गई? और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, 57 साल देश में आपने राज किया, क्यों नहीं आपने पहले इन सब योजनाओं को लिया कि गरीबों को घर भी मिल जाए, उनकी इलाज की व्यवस्था भी हो जाए, उनको घर में नल भी पहुंच जाए, उनके घर में बिजली भी पहुंच जाए? क्यों नहीं पहुंची है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं साफ साफ कहूंगा, सनातन को गाली देने वालों को आप पालते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं। राम मंदिर का निर्माण का विरोध स्वयं कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को समर्थन आप कर रहे हैं, खुलकर तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, बहुसंख्यकवाद का आप विरोध कर रहे हैं। मंडल कमीशन और काका कालेकर कमीशन को आप कूड़े के ढेर फेंक देते हैं, पिछड़ों को उनको न्याय नहीं देते हैं। सच्चर कमीशन को आप की रिपोर्टों को आप लागू नहीं करते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसानों के लिए आती है, उसको आप लागू नहीं करते हैं। यानी कि खाली भरमाने के लिए आप जो है जनता को कमीशन बनाते हैं, उसके बाद उसका कोई अच्छा, जो ये नहीं लागू किए हैं वो आप लागू करके दिखा दो। देखिए आप तो कर रहे हैं, हम तो बराबर दे रहे थे। नहीं कर रहे तो आप करो, पिछला वर्ग आप तो 10 साल हुकूमत किए हो और आप करो। सुन लीजिए, हाँ बता रहे ना, 10 साल में क्या क्या वही बता रहे हैं आपको। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है जो लागू हुई है, आज उसको समझ इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। बिना नाखून और दांत के जो है आपने बना दिया, हमने उसको संवैधानिक मान्यता दी है, संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। सर, मंडल कमीशन से आपका क्या मतलब? वो तो बीपी सिंह ने लागू किया। मंडल कमीशन भी जो है कांग्रेस ने नहीं किया था, और बीपी सिंह सरकार को भाजपा का समर्थन था, भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह सरकार चल रही थी। समर्थन वापस लिया था। मंडल कमीशन पे 1 सेकंड रुक जाओ, कंप्लीट कर ले फिर आता हूँ आपको। हाँ देखिए आलोक जी 20 सेकंड। हाँ बस मैं खत्म कर लूंगा 20 सेकंड में, बस नॉन इंटरप्ट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी सबको सुरक्षा दे रही है। हमने इनामी कुख्यात अपराधियों को मार के गिराया है। रंगदारी जमीन और मकान पर कब्जा करने वालों का घर पे आज बुलडोजर चलता है। दंगाइयों का तुष्टीकरण अब नहीं होता है, अब उनके चौराहे पोस्टर पर चिपकते हैं। हर जिले में भरपूर बिजली आ रही, पहले खाली 5 जिले में बिजली आती थी, आज बम बम भोले के नारे लगते हैं। आज न बोलो, आज अखबारों में छपा कटौती, आज तो न बोलो, किसी और दिन बोलो। मैडम 1 सेकंड प्लीज रुक जाइए प्लीज। राशन देने का काम हमने किया, धन्यवाद आलोक जी, गैस देने का हमने काम किया, धन्यवाद। इलाज बच्चों की पढ़ाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खां को लाया जाए। 1 लाख धन्यवाद, धन्यवाद, 1000 रुपया शादी में धन्यवाद, और बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं। धन्यवाद। प्रदेश में डिबेट आगे बढ़ने देते हैं। 1 सेकंड देखिए, वो कह रहे हैं कि मंडल कमीशन का उनका क्या रिश्ता है। धन्यवाद आलोक जी। आज हर जिले में आलोक जी शुक्रिया। एक उत्पाद और एक इंडस्ट्री। अरे सर रुक जाए, और एक जो है अब रुक जाए, मिनी सीएम होता था। धन्यवाद। बोलिए आजम खान साहब, बोलिए। बीपी सिंह ने जब प्रधानमंत्री जी ने जब मंडल कमीशन सर लागू किया था, तभी भाजपा ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी यात्रा, आलोक जी प्लीज, आलोक जी नॉन इंटरप्टेड प्लीज। आडवाणी अपनी यात्रा वहां गांधीनगर से शुरू करके अयोध्या की यात्रा लेके चले थे। मंडल बनाम कमंडल हुआ था, तो कमंडल के साथ ये थे और मंडल के साथ बीपी सिंह और अन्य पार्टियां थी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। चलो शुरुआती थे, आगे बढ़ो। तो लेकिन और वर्तमान में ये अभी सर ये अभी कह रहे थे कि माइनॉरिटीज को आरक्षण दे रहे हैं। माइनॉरिटीज को आरक्षण गुजरात में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो 10 सालों में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात में क्या किया? जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये चुप हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक को बदनाम करने के लिए। आलोक जी ना सर, आलोक जी ना, आलोक जी ना, ब्लॉक को बदनाम करने के लिए आलोक जी नहीं प्लीज। और कर्नाटका का जो आरक्षण है सर, वो सुप्रीम कोर्ट में वो है, स्टे है। यानी अच्छा, एक आरोप लगाए हैं कि आप जो है तुष्टीकरण करते हो और राम मंदिर के खिलाफ हो।
हो क्या राम मंदिर खिलाफ? नहीं, राम मंदिर के खिलाफ कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि भगवान राम जब हमें स्वेच्छा से बुलाएंगे मैं राम मंदिर जाऊंगा दर्शन करने। उन्होंने कहीं कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, और जिसका अजय राय जी को जाना था वो गए राम मंदिर दर्शन करने। जिन नेताओं को राम मंदिर दर्शन करने जाना था वो नेता राम मंदिर दर्शन करने गए। ये तो चाहते थे कि राम नाम की जो इन्होंने दुकान लगाई थी भारतीय जनता ने उसे बंद कर दिया। सर, CSDS के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग राम मंदिर के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, बाकी 50% लोग बिल्कुल खुश हैं। 50% लोग सर, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज कोऑपरेट, आप दोनों लोग कोऑपरेट करें। कह रहे हैं हुकूमत तो आपने की 60 साल 57 साल का, तब नहीं किए, तब निकम्मा नहीं बना रहे थे, आप निकम्मा बना रहे हैं। अच्छा, ये इनके एक जो नेता है उनसे पूछा गया कि आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया, 80 करोड़ को अब राशन देते हैं, हो गए 105 करोड़ लोग, तो कितने करोड़ लोग इस देश में गरीब थे, कितने कितने को आपने निकाल लिया? तो खैर, मजाक तो भारतीय जनता पार्टी अपना खुद ही उड़वा रही है, और हकीकत ये है कि आज लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं, इनकी मंशा यही है कि जो आरक्षण लोगों को मिलता है, जो उनका हक है, वो कैसे उनसे छीना जाए। दूसरी चीज़, जो 400 पार का इन्होंने नारा दिया वो एक्चुअल में इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। 400 पार का नारा मतलब कि संविधान बदलना, उसको पूरी तरीके से जनता समझ गई है। और चुनाव लड़ना है तो उनके फेल्योर पे लड़ो कि 10 साल में आप इन्हें ये किया, ये नहीं किया। 10 साल में कुछ किया ही नहीं। तो ये डर फैला के लौट ले चाहते हो कि अरे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे कैसे ऐसे खत्म कर देंगे ये? अरे देखिए, जब उनके नेता कह रहे हैं तो हम कैसे खंडन कर दें, आप ये बताइए। जब उनके नेता साफ साफ कह रहे हैं, खुल के मैदान में है कि 400 लाइए, हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण लेंगे। अरे इनके लल्लू इनके नेता हैं, उन्होंने अरे लल्लू हो या कल्लू हो, अरे नहीं आलोक जी, अरे रुको। अरे भाई, अपने नेताओं का नाम ठीक से। अरे नहीं आलोक जी रुको, ऐसे मत बोलो भाई, प्रत्याशी हूँ। हाँ बोलिए मैडम। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बताएं कि दलितों की हालत क्या बना दी इस देश में। मध्य प्रदेश में एक बच्ची जिसके भाई का मर्डर हुआ, उसके बाद आप देखिए उसकी माँ के साथ नाइंसाफी हुई, उसके चाचा का मर्डर हो गया, और एम्बुलेंस से जब वो डेड बॉडी ले जा रही थी तो उसकी भी उसका ये सब 10 ही साल में हो गया। अरे देखिए, आप हकीकत देखिए कि कितना सीरियस इशू है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वहां पे मध्य प्रदेश में? लगातार पेशाब कांड कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। दलितों के साथ मारपीट हद से ज्यादा हो रही है और अत्याचार हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं उनका हक मारा जा रहा है और इसीलिए हम मैदान में हैं और हम कह रहे हैं कि उनका हक दिलाएंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे। और हमने बहुत बहुत शुक्रिया। गौर साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। गौर साहब, आप मुझे बताओ कि ये संविधान आरक्षण का मामला ये तो ऐसा फैला रहे हैं, अब देखो तो आलोक जी को भी कहना पड़ा कौन लल्लू कौन कल्लू नहीं कहना चाहिए। बोलिए गौर साहब, प्रेशर है मतलब, तभी तो, वरना तो बड़े ये शिष्ट आदमी है, तो एक चैनल में संपादक भी रहे हैं, इनकी भाषा थोड़ी थी कि लल्लू को कल्लू कहते। बोलिए गौर साहब। संविधान इशू ऐसा नहीं बना। संविधान का इशू बनाने के पीछे कांग्रेस की भी एक रणनीति है, और बीजेपी से गलती सिर्फ ये होगी, वो 400 सीटों की बात करी। अब देखिए, बीजेपी का इस वक्त कोई आदमी 400 सीट की बात नहीं करता, जो शुरुआती दौर में करते थे, आज 400 सीट की बात नहीं करते। और ये कह दिया था, किसी ने स्पष्ट भी कर दिया था कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो ये बात ज्यादा वायरल हो गई, लोगों तक पहुंची, इसलिए ये दिक्कत आई, और इसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है संविधान बदलने की बीजेपी की मंशा न रही। नहीं, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का, जब मैंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए और ये टारगेट क्यों फिक्स किया है आपने, तो उन्होंने कहा जनता के बीच से ये बात आई थी, और अगर मैंने 85% मार्क्स अचीव किए हैं, अगले परीक्षा में मैं चाहूंगा कि मैं 90% या 95% पाऊं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा, इस 400 सीट का एक बीजेपी के सांसद ने यह कह दिया था कि हमारे को 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तब से वो चीज ज्यादा वायरल हो गई थी, तब से ये पूरा विपक्ष ने इसको इश्यू की तरफ पकड़ा। यही इसके पीछे वजह है, और कोई दूसरी वजह नहीं है। तो आपके मुताबिक संविधान, आरक्षण, जातिवाद ये प्रमुख है? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा एक बीजेपी का एक इशू है, जो भ्रष्टाचार की बात करती है बीजेपी। वो भ्रष्टाचार का इशू यहाँ इसलिए नहीं चल पा रहा है कि 10 साल में तो सत्ता में ये है, फिर किस पे भ्रष्टाचार की बात करते हैं? मुसलमान क्या कर रहा है सर, उसका नहीं समझ में आ रहा इस बार। नहीं, मुसलमान तो एक तरफा जा रहा है, मुसलमान बिल्कुल सपा के साथ। नहीं, मेरा कहने का मतलब खामोश है, चुप है, वोकल नहीं चुप है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं और बसपा के साथ भी नहीं।
तो किसके साथ है जो फील्ड से हमने चेक कराया वो सपा या कांग्रेस के साथ है पूरा, या बटा हुआ है? उसके महिलाएं समझ अलग वोट कर बिल्कुल। रही हैं, कुछ एक्सपर्ट्स नहीं, कह रहे नहीं। थे नहीं मुसलमान महिलाएं अलग ये वोट कर गलत- रही हैं। वो नहीं कर रही होगी। कोई कैंडिडेट का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। एक प्रत्याशी जो खड़ा करते हैं उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका भी एक कनेक्शन होता है। तो हो सकता है कुछ इलाकों में मुस्लिम लोग वोटर्स किसी बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी कैंडिडेट को वोट करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट सर, लेकिन नावेद जी आप मुझे बताओ कि जातिवाद जी धन्यवाद सर। जातिवाद भयंकर फैला हुआ है जी। हाँ मैं समझ गया। नावेद जी, क्या इस बार मुस्लिम कम्युनिटी में जो वोटिंग पैटर्न है मर्दों का अलग है, औरतों का अलग है, या दोनों मिलकर एक ही चौराहे से गुजर रहे हैं? नहीं, मर्दों औरतों की एक गलत धारणा है। मेरी जानकारी में मुसलमान वोट खूब कर रहा है। मेन खबर ये है जो बात आपने कही कि 80 से 90% वोट कर। मैं मुरादाबाद के मैंने अपनी 6 आंखों बूथ से का देखा, आपको बताऊं हाँ। कि वहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ जी, थे 86% हाँ, पोलिंग हुई है। हाँ, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है वो चुपचाप कर रहा है और शो ऑफ नहीं कर रहा। मैं बहुत मजेदार बात बताऊं, कई लोग शोज जो करते हैं पब्लिक के बीच में, वहां मुसलमान कहता है मैं तो बीजेपी को वोट दे रहा हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डर से या प्रेम से? डर से नहीं, मतलब वो गुमराह करना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि वो ध्रुवीकरण हो जाए। मतलब अब ये वो भी चाहता करेगा है मुसलमान? ये सच बात है। हैं? वो ये सोचता क्यों है ऐसा? कि अगर ब्रजेश मिश्रा जी के शो में 4 बार ये चर्चा हो गई कि मुसलमान 80% 90% वोट दे रहा है तो ध्रुवीकरण का माहौल शुरू हो जाएगा। वो छुपा रहा है, उसे पता है, वो जान दे रहा रहा है, है। लेकिन अखिलेश छिपना। यादव से नाराज नहीं हुआ। उससे कई बार कहा गया कि भाई तुम्हारी बिरादरी का वोट मिलता है, तुम्हारे कैंडिडेट हटा दिए गए, जो थे उनको भी हटा दिया गया। उसने कहा हम नाराज नहीं होंगे, चुप बैठा रहा, वोट तो हम उसी को देंगे जो भाजपा को हरा रहा है। ये सब देखिए धारणाएं हैं कि शिया अलग दे रहा है, महिलाएं अलग, नहीं, ये सब जो धारणाएं। एक जैसे एक्सेस माई इंडिया वालों का ही एक जी, जी, ऑब्जर्वेशन, इनिशियल ऑब्जर्वेशन था कि मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर, वो बीजेपी को वोट कर रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल ये बात, मतलब ये एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन था। आई एम नॉट श्योर कि ये पैटर्न, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है और ये पैदा की हुई एक धारणा है। और उसमें भी कई बुरखे वाली महिलाओं को पब्लिक में मैंने भी देखा, जब उनकी इस तरह की बातचीत होती है, माइक लगाया जाता है तो वो कह देती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इसलिए कह देती हैं क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बने कि सब हम मिक्सअप। अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल बहुत ही गुणी और योग्य पत्रकार हैं और इस समय उनके हर शोज बड़े वायरल होते हैं। राजीव रंजन, हाँ हाँ, न्यूज 24 जी जी जी, एडिटर है। उम्मीद करता हूँ आप जी, उनका शो बिल्कुल जरूर देखता हूँ, देखते मैं हैं। देखता हूँ। नॉर्मली दूसरे पत्रकार किसी और चैनल के जी, जिक्र नहीं करते, हाँ। पर मैं ओपनली उनको हाँ, नाम नहीं, लेता वो हूँ। बात बहुत सही है, वो मेहनती ज़मीनी है पत्रकार हैं। पत्रकार। उन्होंने शिवली इंटर कॉलेज में मैंने देखा आजमगढ़ में, जो वोट देकर निकल रही महिलाएं, और उनमें से उन्होंने माइनॉरिटीज कम्युनिटी की महिलाओं से बात की। उनमें से कई ऐसी थी जिन्होंने कहा वो मोदी को वोट दे के आएंगे। जी बिल्कुल, मैंने भी वो तो शो ये देखा। डर वाली बात आप कह रहे हो या वो पैटर्न है कि महिलाएं वोट दे रही ये हैं? एक पॉलिसी है, मुस्लिम समाज की ये पॉलिसी है कि इस तरह का एक परसेप्शन बना दिया जाए कि ये मार्केट में बात ना जाए कि सब एकजुट होकर वोट दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ। ये ध्रुवीकरण जो है इसको जहर समझा जाता है मुस्लिम समाज में। ये माना पर जाता ये भी है तो कि सकता है कि जब- दे रही हूं वोट और आप उसको डर समझ रहे हो। नहीं, मैं तो बहुत पर्सनली बात कर सकता हूं और मैंने अपने रिश्तेदारों से भी पूछा। वो हो सकता है मीडिया में ये कह देते हो, लेकिन इस उनके पीछे की पॉलिसी यही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारी ऑलराइट, कामयाबी मैं आलोक अवस्थी जी को स्क्रीन पे लाता हूं और ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसलिए इस पर उनकी भी क्लैरिटी बताइए। भाई ये तो कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, और मैंने वो राजीव रंजन के शो में देखा था, उसमें महिलाएं कह रही थी मुसलमानों के फैमिली की कि हमने वोट दिया है। डर बस बोल रही हैं या वो सच में मिल रहा है? देखिए नहीं, ये जो मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं सही कह रही हैं और उसका एक कारण है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि समय आप ज्यादा देंगे नहीं। सर 20 सेकंड 10 है करोड़ बस। घरों को हम जी। 10 करोड़ महिलाओं को घरों को हम कहेंगे कि हमने उज्ज्वला गैस और उनको जो चूल्हे में वो जलाती थी वो उनसे उनको मुक्ति मिली है। हम लोग घर में शौचालय दिया, शौचालय घर में कौन प्रयोग करता है? महिलाएं प्रयोग करती हैं, उनको इज्जत घर हमने दिया। जो हमने 3 तलाक के ऊपर जो कानून लेकर के आए उस पर उनको सम्मान मिला, सबसे बड़ी बात। और मैं एक बात और आपको कहूंगा कि जो महिला कर्मचारियों का जो मातृत्व अवकाश है उसको भी हमने 12 धन्यवाद आलोक जी, 26 सप्ताह शुक्रिया किया है। सर, शुक्रिया। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब शिरकत की और अपने अपने बड़े ज्वलंत मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहतर होगा। 13 सीट के जो मतदाता हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं
कि बहनों भाइयों धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, ढेरों बहाने हो सकते हैं, लेकिन आप वोट देने ज़रूर जाइए और इस बार कोशिश करिए कि 6 फेज को हरा के 7वां फेज सबसे आगे जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।